अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। साइफर केस साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ता जा रहा है। साइफर केस में दरखास्त जमानत में से मुतालिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जहां इस फैसले में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद हुई, इखराज मुकदमा की दरखास्त भी खारिज हो गई। वहाँ ये फैसला खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक खुली चार्जशीट दिखाई देता है। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्तगासा के इल्ज़ामात को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये फैसला चेयरमैन PTI के सियासी मुस्तकबिल पर मजीद तारीख बादल मंडलाने के इशारे दे रहा है। और इस फैसले को सुनाने वाले जज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ तहरीक इंसाफ को एक नया महाज खड़ा करने का मौका भी मिल गया है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि दरखास्त गुजार वकला के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक सिर्फ मुसल्लह अफवाज के अफसरान पर होता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सब सेक्शन 1 सेक्शन 2 के तहत इसका इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी और हुकूमती ओहदेदारों पर होता है। फैसले में मजीद कहा गया है कि इस्तगासा के मुताबिक दरखास्त गुजार ने साइफर हासिल किया फिर गुमा दिया। दरखास्त गुजार ने साइफर के मंदरजात आम अवाम में तोड़ मरोड़ कर पेश किए। फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा के मुताबिक दरखास्त गुजार बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते थे। साइफर एक खुफिया दस्तावेज था। हुक्मनामे के मुताबिक इस जुर्म में इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5(1) सब सेक्शन A के तहत मुल्जिम ठहराया गया है। इस सेक्शन के तहत जुर्म की सजाए मौत या 14 साल कैद है। केस के हकायक के मुताबिक बादी नजर में इस मुकदमे में सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साइफर खो देने के हवाले से सेक्शन 1 सब सेक्शन D(5) का इतलाक होता है, जिसकी सजा 2 साल कैद है। फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के वकला ने अपने दिफा में वज़ीर-ए-आज़म के उठाए गए हल्फ को शामिल किया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वज़ारत ख़ारजा के अफसरान बशमूल साइफर के मुंसिफ असद मजीद खान ने बयान में कोई साजिश उन्होंने कहा कि नहीं थी। असद मजीद के मुताबिक साइफर को पब्लिक करने से साइफर कोड की सिक्रेसी को खतरे में डाला गया। असद मजीद के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के दीगर मुमालिक से ताल्लुकात को भी खराब किया गया। इस फैसले के अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की इखराज मुकदमा की दरखास्त भी खारिज कर दी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को नहायत जानिबदाराना, मुतअस्सिबाना और फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बुनियादी असूल से यकसर मुतसादम करार देकर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के बयान के मुताबिक पाकिस्तान में जजेस के हाथों इंसाफ के कत्ल की तारीख जब भी लिखी जाएगी और जस्टिस आमिर फारूक का नाम सर फहरिस्त होगा। रियासती इंतकाम के शिकार इमरान खान दर्जनों मरतबा जस्टिस आमिर फारूक के मुतअस्सिबाना रवैये की बुनियाद पर अपने मुकदमात किसी मुनसिफ मिजाज जज को मुंतकिल करने की सदा कर चुके हैं। जहां एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर केस में जमानत से मुतल्लिक जो अहम फैसला मुतवक्के था, वहां इसी केस की अडयाला जेल में सुनवाई भी आगे बढ़ना थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ही मुतवक्का फैसले तक गवाहान का बयान रिकॉर्ड न करने की इस्तदा की गई थी, क्योंकि दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने 5 गवाहों के बयानात पेश कर दिए, जिनको बकौल इस केस में मजमूई तौर पर 28 गवाह हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आन वादामाफ गवाह नहीं बल्कि इस्तगासा के गवाह हैं। टोटल कोई 28 गवाहान है और उसमें से अब देखेंगे कि कोई गैर जरूरी हुए तो उनको हम गिव अप भी कर सकते हैं। आजम खान जो है वो वादा माफ गवाह कभी भी नहीं, वो तो शुरू से रूटीन के गवाह है इस्तगासा के। तहम जज अबू अल-असनाद ज़ुल्करनैन की खुसूसी अदालत ने केस की आइंदा समाअत मंगल 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने तहरीक इंसाफ की तमाम तवानाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब मोड़ दिया है। पेशी पे आमिर फारूक होगा या हम वकील जो है अदालत का हिस्सा है, अदालत में हमारे साथ चलना होता है। एक आदमी कहता है, शरेआम कह रहा है कि मुझे इस पे इत्मीनान नहीं है कि ये शख्स मेरे साथ इंसाफ करेगा। एक दफा नहीं कई दफा कह चुका था। वो शख्स क्यों बज़द होके और किसके कहने पर इमरान खान का केस सुन रहा है? इंशाल्लाह अगली पेशी में बताएंगे उसको। हाई कोर्ट में भी आप नहीं सुन सकते, ना ही आपके पास सुनाना चाहते हैं। एक तरफ से PTI के लिए जहां कानूनी घेरा तंग हो रहा है, वहां उनका सियासी मुस्तकबिल भी तारीख ही दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्दीक खुद उनकी अपनी बहन अलीमा खान कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि लंदन में का प्लान नहीं है, लंदन का अग्रीमेंट था और अब जो कुछ हो रहा है उस अग्रीमेंट के तहत हो रहा है। और वो अग्रीमेंट ये हिस्सा है कि इमरान खान को इलेक्शन के दौरान बाहर नहीं आने देना और शायद उसके बाद भी ना आने दें, कि हमें अपने कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। साइफर केस के अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 9 मई के भी मुकदमात का सामना है, जिस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी बज़ाहिर इस्तेमाल के लिए रिलीफ का बायस नहीं बन सकेगा। बिलखुसूस जब निगरान हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। जबकि आगे अगर हम बात करें इसी केस के हवाले से, तो इस केस में भी उनके लिए बहुत सारे चैलेंज हैं और 9 मई के वाक़यात की पदाश में आज ही साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने रावलपिंडी में मुकदमात में पुलिस को
चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की इजाजत दे दी है। एक तरफ तहरीक इंसाफ को अनगिनत कानूनी तकालीफ दरपेश है, वहाँ कुछ सियासी रिलीफ के लिए तहरीक इंसाफ दाव पेच खेल रही है, जिस मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात को इंतहाई हैरान कुन के साथ इंतहाई अहम भी समझा जा रहा है। इन तमाम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक वकील बैरिस्टर गौहर खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर जिस तरह से हमने कोर कमेटी का एलामिया देखा, जिस तरह से आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का बयान देखा, चार्जशीट वो भी दिखाई देता है। अभी तो आपके पास इंट्रा कोर्ट अपील का मौका भी मौजूद है, आपके पास एपलेट फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है। फैसला अगर आपको पसंद नहीं आया, फैसला हालांकि हमने पहली दफ़ा देखा है कि चूँकि उन्हें नज़र आ रहा था कि तनकीद होगी, तो चीफ जस्टिस ने एक पूरी 20 सफ़ात पे मुश्तमिल जो है वजूहात भी इस फैसले के अंदर लिखी हैं। तो अगर आपको इतराज़ है तो बजाय से ये कहने के कि बुक्स से भरे पड़े हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय आप लोग एपलेट फोरम पे जा सकते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी। जी समर साहब थैंक यू। बेसिकली इस केस में ये तो बेल मैटर है और इसको दो इकट्ठा सुना गया था। एक तो जो क्वाशमेंट वाली थी उसको इसके साथ शामिल किया गया था और बेल भी इकट्ठा था, तो इसमें इंट्रा कोर्ट अपील नहीं होगी, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में इस केस को करेंगे क्योंकि इन मामलात को वहां लेके जाएंगे। लेकिन इस केस के और डिसीजन के आने से जरूर मायूसी हुई है। देखे ना, जस्टिस कोई वन वे ट्रैफिक नहीं होने चाहिए, सब लोगों की फंडामेंटल राइट्स है। और जहां तक बेल का ताल्लुक है तो बेल में तो हर इनोसेंट बंदा तस्वर हो जाता है कि वो इनोसेंट है तावक्त है कि प्रूवन गिल्टी हो। और बेल के स्टेज पे इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मालूम होगा नवाज शरीफ के केस में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हाई कोर्ट ने डिटेल रीजंस दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ा ऑब्जेक्शन कर लिया था कि इतने डिटेल में नहीं रखते, रीजंस नहीं दिए जाते। लेकिन सब मैटर बड़ा सिंपल है, दो एलिगेशन है। एक ये कि वो अनऑथराइज्ड इस्तेमाल हुआ और उसने अपने पास रिटेन कर लिया था, जो कि दोनों ऑब्जेक्शंस पे हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। तो जो डिसीजन आया उससे बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। तो अभी बैरिस्टर गौहर खान साहब जो आप बात कर रहे हैं कि जितनी डिटेल के साथ ये फैसला सुनाया गया है आज एक बेल मैटर के ऊपर, अभी ट्रायल कोर्ट के अंदर जो आपकी जानिब से मुमकिना तौर पर जो आपके लीगल पॉइंट्स हो सकते थे उन सारों को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज एड्रेस कर दिया बाय द वे। वहाँ अब आप क्या डिफेंस लेके जाएंगे अपना? देखिए यही होता है कि जज साहबान को अवॉइड करने चाहिए कि कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन ना दे जिससे नीचे ट्रायल कोर्ट पे असर हो सकता है और वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। दो रूटीन में अदालतें ये कहा करती है कि इसका एक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बट इस शार्ट लिखने से कि जी इस पे उसका इन्फ्लुएंस ना हो उससे बड़ा एक असर पड़ता है। अदरवाइज इनडायरेक्टली जज को बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि कोर्ट ने किस कदर की इंटरप्रिटेशन की और किन वजूहात का जिक्र किया हुआ, तो जज पे जरूर ऑपरेट करता है। मैटर तो बड़ा सिंपल था, आपके पास जितनी भी एविडेंस और जितनी भी मौजूद हो देयर यस सब्जेक्ट टू कि ट्रायल चलेगा, वो आएंगे, उस पर ऑब्जर्वेशन होगी, उन पर क्रॉस होगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि इसमें जो फेयर इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं है, इनकी इंक्वायरी तो हुई नहीं थी। और खान साहब को जिस वक्त जुडिशियल भी किया गया तो वो तो कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं हुए थे। और इसलिए इसके लिए जरूरी था कि कोर्ट को चाहिए था कि बेल देते। ये एक मुसल्लम असूल है कि जब तक वो गिल्टी ना साबित हुआ हो तो उस वक्त तक बेल का राइट बनता है। लेकिन इस बात को जरूर आप देख लें कि एक तरफ एक दिन पहले यही फेडरल गवर्नमेंट है जो जा रही है, वो कहती है हमें ना, और उससे पहले पहुंच जाती है कि हमें नवाज शरीफ की बेल कंफर्म करने की पे ऑब्जेक्शन ही नहीं है। और दूसरी तरफ वो इतने फोर्सफुली सारे आ जाते हैं और कहते हैं जी कि हमें चाहिए। सर वो तो नैब का मैटर है ना, वो अदालत का तो नहीं, वो तो नैब जाके वहां पे कहता है कि हमें नहीं करना। दोनों की सूरत है ना, तो इसका मतलब ये कि ये कौन कर रहा है? वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नहीं है, नैब अलग इदारा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलग इंस्टीट्यूशन है। एक किस्म का कानून है, दूसरे के लिए दूसरे किस्म का कानून है। आपका पॉइंट बिल्कुल जायज है, आपका पॉइंट बिल्कुल जायज है। मेरा सवाल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक था, नैब के वाले से भी हम आगे चल के बात करेंगे कि लेकिन नैब एक सेपरेट मामला है। वो तो नजर आ रहा है बिल्कुल कि नैब जिस तरह से बिल्कुल बिछ गया है मियां नवाज शरीफ के मामले में, वो तो नजर आ रहा है सबके सामने। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला जरा डिफरेंट है। और सर मेरा आपसे सवाल ये भी है यहाँ पे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना खुल के इतनी ज़्यादा खुल के तनकीद कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंडक्ट के हवाले से, उनको मुतासब जज कह रही है, इस हद तक जब आप चले गए हैं तो अगर आपको इतना ज़्यादा मिसकंडक्ट नज़र आ रहा है उनके प्रोफेशनल उनकी जो है डिस्पोजल के अंदर, तो फिर आप उनके खिलाफ एक फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, रेफरेंस दायर करें, बजाय से कि इल्जामात लगाए जाएं।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी एक फोरम होता है, उसमें आप जजेस के खिलाफ जाते हैं, अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं, वो भी एक ऑप्शन मौजूद होता है उस पार्टी को जो अगर अग्रीव्ड समझती है। वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन जब वक्त डिसीजन आ जाए और डिसीजन ऐसे सर्कमस्टांसेस में दिए जाए तो आन एंड आप ऐसे ऑब्जर्वेशन आ जाती है और जज साहिबान के भी उसको नहीं लेते कि ये हमारे लिए क्या, क्योंकि डिसीजन जब आ जाती है तो एग्रीव्ड पार्टी जरूरी ये कहती है कि इंसाफ का कत्ल हुआ है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम दूसरे फोरम में सर, आप जाएंगे। फैसले के ऊपर गौतम, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, में आप फैसले के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। फैसला जो है जब सुना दिया जाता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसके ऊपर कोई भी तनकीद कर सकता है, मगर आप तो यहाँ पे जज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, फैसले के ऊपर नहीं कर रहे। मैं एक जुमला आपकी कोर कमेटी की आज की जो प्रेस रिलीज है मैं आपको उसमें से सुनाता हूँ। कोर कमेटी के एलामिये में से कोर कमेटी ये कह रही है कि चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जस्टिस आमिर फारूक का बुग़्ज़ व अनाद की हद तक तासुब और जानिबदारियत रोज़े रोशन की तरह कौम पर वाज़ेह हो चुकी है। तो ये तो अब जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर जाएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं। आज ही जिस तरह से मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से शोकाज हो गया है, अगर आपके केस के अंदर जान हुई तो इसको भी सुना जाएगा वहां पे ऑन द मेरिट। तो है ऐसा कोई फैसला आपका इरादा? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑल टुगेदर जाना एक अलग बात है, लेकिन ये एक बेल मैटर है और बेल के वक्त में हुआ जब आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप जरूर ये कहते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, किस वजह से नहीं मिला, मुझे सुना नहीं गया, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, जज मेरे खिलाफ बाइस है, मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, मुझे उसमें ट्रायल किया जा रहा है, जेल में ट्रायल किया जा रहा है। ये सारे वो रीजंस होती है जो आप एक्सप्रेस करते हैं और बताते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप ये स्टेटमेंट दे तो आप स्टेटमेंट ना दे और आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएं, वो भी आपका एक ऑप्शन होता है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है। और मैं समझता हूं कि आपके नॉलेज में होंगी जो दूसरे पार्टियों के इस किस्म के केसेस हुए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में क्या नहीं कहा। ये एक अच्छी बात नहीं है और अच्छी रिवायत नहीं है कि जजेस के बारे में ऐसी स्टेटमेंट और रिमार्क्स दी जाए, लेकिन एक तलाल चौधरी ने और दानियाल अजीज ने बयानात इसी तरह के सिमिलर जो है बयानात दिए थे कि ये बुक्स से भरे जज बैठे हैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, तो वो दोनों को 5-5 साल की न्यायालयी काटनी पड़ी थी, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी थी। और ये कोर कमेटी की तरफ से जो एलानिया जारी हुआ है, कोर कमेटी पूरी के ऊपर भी लग सकती है कल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, बेसिकली नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो ऐसा नहीं है। अगर आप एक जज को टारगेट करते हैं और पर्सनली टारगेट करते हैं और वो डिसीजन दे जाते हैं और आपको फेयर मिला हुआ हो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है। लेकिन अगर एक जजमेंट आ जाती है और जजमेंट से आप पहले कह रहे हैं कि जी मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं थी और ऐसे सर्कमस्टांसेस में स्टेटमेंट दे दें, तो ऐसे एक रूटीन है, आए जाते हैं इस तरह। मैं ये कहता हूं कि जी नहीं आने चाहिए, लेकिन समटाइम सर्कमस्टांसेस में ये ऐसी स्टेटमेंटें जरूर आ जाती है और अदालतें इसको नहीं देखती, आगे बढ़ती है। तो कौन करता है फैसले कोर कमेटी के? बाय द वे सर, सारे लोग बैठे हुए, सब मौजूद हैं, बिल्कुल करते। तो ये भी इस पे जो बातें हुई है तो जब बात कर रहे हैं एक ऑप्शन की, ऑप्शन है तो क्या कंसीडर करेंगे इसको आने वाले दिनों में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाले को, या बिल्कुल उससे आप खारिज करार दे रहे हैं कि नहीं होगा? तो पहले भी कोर कमेटी ने इस पे कहा था, लेकिन बहुत ज्यादा अरसा हो गया बीच में से और बार बार तो यही कहा गया कि हम इंसाफ की तवक्को, इंसाफ मिल जाएगी। वकीलों का भी यही राय था कि जी हम सारे मिलते हैं और कोर्टों में जाते हैं, वहां हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती है कि आप नहीं मिलते। तो इस पे बड़ी सारी डिस्कशन हुई है। फिलहाल तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे, कोई ऐसा डिसीजन नहीं है। तो आफ्ताब बाजवा साहब तो आज कह रहे थे कि जी अगली समात पे या आमिर फारूक साहब होंगे या हम होंगे। ये तो बहुत एक्सट्रीम पे नहीं, उनका जाती वो उसका जाती ओपिनियन होगा, लेकिन वो कोई कोर कमेटी का डिसीजन भी नहीं है और न किसी खान साहब के तर्जुमान ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है कि हम लीगल टीम का हिस्सा तो है ना सर? नहीं, देखिए वो हामिद खान साहब सारे मैटर को डील कर रहे हैं और सीनियर काउंसिल है और हम सारे एक प्रोसीजर के साथ चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट आना एक अलग बात है, लेकिन कोई ऐसी स्टेटमेंट ना आई है, न कोई डिसीजन लिया गया है कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे। अगर ऐसी स्टेटमेंट आई या डिसीजन लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट जाना किसी भी पार्टी का एक राइट है और वो आईन देता आर्टिकल 209। अगर वो भी फैसला किया गया तो वो कोई चुपी की बात नहीं होगी, वो भी आवाम के सामने आएगी। लेकिन अभी तक एज वी स्पीक कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब ये बताएं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ने इजाज़त दे दी है शाह महमूद कुरैशी साहब से और खान साहब के हवाले से कि उनसे तफ्तीश की जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि आज इस केस में ज़मानत हो भी जाती? वैसे वो उसमें नैब के 2 केसेस तैयार थे, 190 मिलियन वाला और दूसरा तोशा खाना वाला नैब की तरफ से, और अब लगता है कि इस केस के अंदर भी उनकी अब गिरफ्तारी डाल दी जाएगी? देखिए, जो समर साहब इतने सारे केसेस बने थे, 180 केसेस बने थे और हर किस्म के बने थे, तो वो ऐसे तो नहीं बने थे। मकसद उसके पीछे यही था कि उनको हर्ट करो, डैमेज करो, डिस्क्वालीफाई करो, उसको जेल में रखो, ज्यादा अरसा के लिए रखो, एक केस के बाद दूसरे केस में वो आप अरेस्ट करो। आपने देखा तो शखाना के केस में जिस वक्त फैसला आया
तो फौरन दूसरे केस में उसको अरेस्ट किया गया। तो ये मुमकिनात में से हैं, लेकिन एक मरतबा एक बंदा अंडर ट्रायल हो, वो जेल में हो, तो जिस कोर्ट ने उसको जुडिशियल किया हो उस कोर्ट के परमिशन के साथ जाता है। सो ये पार्ट आप इट है कि गुजरावाला और पिंडी के जो पुलिस है उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट कर ली कि हमें वहां से इन्वेस्टिगेट करने दे और उनको से क्वेश्चन करने दे। अच्छा सर, फाइनली मुझे ये बताएं कि ये जो चेयरमैन पीटीआई ने आज भी इस खदशे का इज़हार किया कि उनकी जान को खतरा है जेल के अंदर, ज़रा ये एक्सप्लेन करेंगे किस तरह का उनकी जान को खतरा है? उनकी तो सारी बातें वहाँ पे मानी जा रही हैं। उनके सेल को बड़ा कर दिया गया, 60 फुट तक कर दिया गया, उन्होंने साइकिल मांगी स्टेशनरी, वो भी उनको वहाँ पे पहुँचा दी गई। खतरा किस तरह का है उन्हें वहाँ पे? क्या वो एडजस्ट अभी तक नहीं हो पाए? मसला क्या आ रहा है? नहीं, खान साहब का मरवाल तो हाई है, और जहां तक इस बात की कि उसकी जान को खतरा, मेरे जहन में फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है, लाई गई है, लेकिन मैंने इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लियो लूंगा तो फिर आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आपके इल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है खतरे के बारे से? नहीं, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब ने ऐसी चीज का इजहार किया जी? नहीं किया आपके सामने? ठीक, नहीं मैंने किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरहान साहब, जिनका कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जान को खतरे के हवाले से ऐसे किसी भी खदशे का इज़हार नहीं किया, जबकि उनके दीगर लोग जो हैं वो आके इस तरह के बयान देते हैं कि उनकी जान को खतरा है। बहरहाल इसी पे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इलेक्शन का बिगल बजने को है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं बड़ी भरपूर तैयारी करी इंतखाबात में जाने के लिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल जो हैं वो जू के तू मौजूद हैं। PMLN के लिए माहौल काफ़ी साजगार बनता जा रहा है, इस हद तक साजगार बनता जा रहा है कि ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ को PMLN वज़ीर आज़म अगला देख रही है बनता हुआ, बल्कि मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब तक बना बैठी है नून लीग की लीडरशिप। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बिलाखिर मुल्क में इलेक्शन का बिगल बजने को है, इलेक्शन पर चाहे बादल छटने को है, इलेक्शन में ताखीर से मुतल्लिक खदशात गलत साबित हो रहे हैं। इलेक्शन के लिए 28 जनवरी की तारीख को मुंतखब किए जाने की तलात आ रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 28 जनवरी की तारीख को मुल्क में आम इंतखाबात के लिए लॉक किए जाने का इम्कान है, जिसकी तस्दीक खुद इलेक्शन कमीशन 2 रोज़ बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाने वाली एक रिपोर्ट में मुमकिन तौर पर कर देगा। यानी सदर आरिफ अलवी के खदशात खत्म होने को है। नवाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन की तारीख पर बात ना किए जाने पर छिड़ने वाली अफवाहें दम तोड़ने को है, और सबसे बढ़कर सियासी जमातों की जानिब से बार बार किए जाने वाले मुतालबात पूरे होने को है। इलेक्शन की आमद तो यकीनी तौर पर नेक शगुन है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन इंतखाबात में किसके लिए रिलीफ है और किसके लिए तकलीफ। ज़मीनी हक़ाइक़, मरूजी हालात और एक के बाद एक बयानात देखें तो बज़ाहिर अगले वज़ीर आज़म का हुमा नवाज शरीफ के सर बैठता दिख रहा है, और इसी इम्कान ने मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड होने और नवाज शरीफ के नवाजने के लिए नए लाडले जैसे अलक़ाबात और इल्ज़ामात का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। मियां नवाज शरीफ को मिलने वाले एक के बाद एक रिलीफ ने अदलिया को भी कटहरे में ला खड़ा किया है। गुज़िश्ता रोज़ एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की मंजूरी ने नून लीग के मुखालिफिन को अदलिया पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम धरने का एक और मौका दे दिया है, बिलखुसूस जब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एक के बाद एक जमानतों के बावजूद भी एक के बाद एक नए मुकदमे में फंसाया जा रहा हो। इस मुतल्लिक आज ही तहरीक इंसाफ के सदर परवेज ज़राई ने यह शिकवा किया कि नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्तियाँ। क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए? कुछ ऐसा ही गिला माजी करीब मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है। तहम नून लीग इस वक्त किसी किस्म के इल्ज़ामात और शिकवे शिकायत पर कान धरने के बजाय नवाज शरीफ को अगला वज़ीर-ए-आज़म बनता देख रही है। किसी को नवाज शरीफ की वज़ारत-ए-उज़्मा नविश्ता दीवार दिख रही है, तो किसी को कोई नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ता और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनता देख रहा है। नून लीग के इरादे यहाँ तक भी थम नहीं रहे, बल्कि ये जमात तो नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब तक बनवा बैठी है। इस मुतालिक उर्दू न्यूज़ की खबर में मुस्लिम लीग नून के करीबी हल्के ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी और शरीफ खानदान ने आला ओहदों के लिए शख्सियात के नामों को किसी हद तक हतमी शक्ल दे दी है। इन हल्कों का यह भी दावा है कि घर के बड़ों का कमोबेश इस बात पर इत्तफाक है कि एक मखसूस सियासी सूरत हाल में मरियम नवाज अगली वज़ीर-ए-आला पंजाब होंगी। हम इसका ताल्लुक वज़ारत-ए-उज़्मा से है, और अभी यह देखना बाकी है कि नवाज शरीफ खुद ही वज़ारत-ए-उज़्मा संभालते हैं या कोई और सूरत सामने आती है। मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक इस बात के कवी इम्कान है कि मरियम नवाज अगली वज़ीर-ए-आला पंजाब होंगी। इस दिन तमाम अमूर पर तफसील गुफ्तगू करेगा प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि अलीमा खान साहिबा ये कहती हैं कि उनके भाई के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो लंदन प्लान नहीं बल्कि लंदन मुआहिदे का हिस्सा है।
अब आप अपने 2013 की हुकूमत में लंदन प्लान का जिक्र तो करते रहे, लंदन प्लान के इल्जाम तो लगाते रहे हांसा पर, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ लंदन मुआहिदा किए बैठे हैं कि चेयरमैन तहरीक साहब जब जेल में होंगे तो मियां साहब को सारे रिलीफ मिल रहे होंगे। क्या है सर ये लंदन एग्रीमेंट? जी, मैं तो सिर्फ दो हकायक आपके नाजरीन के सामने रखूंगा। पहला फैक्ट तो ये है कि इमरान खान की हुकूमत को एक पार्लिमानी अमल के जरिए निकाला गया था और वो दिन की रोशनी में पूरी जो कानून की एक ट्रांसपेरेंसी होती है उसके तहत हुआ वो। बल्कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह वो जो एक आईनी अमल था उसमें उसको रोकें। उन्होंने असेंबली को भी गैर आईनी तौर पर तहलील करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए और बिलाखिर चूंकि वो एक अक्सरियत खो चुके थे उनकी हुकूमत चली गई। तो वो जो उनकी हुकूमत जाने का अमल है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो कामयाब हुआ। दूसरा ये है कि जो 9 मई का वाकया है, एक तो ये ना कि दूसरी जमातें जो हैं वो मिलकर कोई गुफ्तगू कर रही हैं, लेकिन 9 मई का वाकया तो हकीकतन इमरान खान की जो अपनी पार्टी की क़यादत थी उसके ऊपर एक खुदकुश हमला था, क्योंकि वो इतने ज्यादा गालिबन इस मामले में हद से ज्यादा एतमाद आ चुका था कि वो पाकिस्तान के ऊपर एक तशद्दुद वाला हमला करके रियासत के ऊपर अपनी मर्जी का इक़्तिदार यहाँ मसला सिर्फ मियां साहब की ज़रूरत का भी ना, उसके जो मुज़मरात हैं या उसके जो नतीजा है वो भुगत रहे हैं। तो लिहाजा आप कोई भी प्लान जो है वो एक ही था और वो 9 मई प्लान था जिसकी वजह से आज वो जेल में। अच्छा, अब सदर आरिफ अलवी साहब से मुतल्लिक़ कुछ इत्तलात ऐसी चल रही है कि वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करने का इरादा रखते हैं, शायद वो कोई रब्ता भी करेंगे आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए। ऐसा कुछ है? मियां साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है? कोई ऐसा पैगाम आया मुलाकात के लिए सदर साहब की तरफ से? जी, अभी तक तो ऐसा कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ। आने वाले दिनों में क्योंकि अब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क में मौजूद हैं, तो लिहाजा वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर बनने के ख्वाहिशमंद हैं वो सब उनसे राब्ता करेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई खबर जो है वो उसकी तस्दीक तो अगर ऐसा कोई पैगाम आता है सदर आरिफ अलवी की तरफ से मुलाकात के लिए, तो क्या मियां नवाज शरीफ मुलाकात करेंगे उनसे? जी, फैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन जो सदर अलवी हैं उनका जो कॉन्डक्ट था बतौर सदर वो तो एक पीटीआई के थी, हम कहेंगे अंधे कारकुन की हैसियत का था, जिसपे उन्होंने कभी भी जो अपनी आईनी जिम्मेदारी थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो भी उन्हें इमरान खान की तरफ से कहा गया उसको उन्होंने पूरा किया। जिसमें मैंने अभी चंद लम्हे पहले जिक्र भी किया कि जो एक गैर आईनी पार्लिमान की तहलील हुई थी जो नहीं हो सकती थी क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका था, उस पर उन्होंने अमल किया। फिर उससे पहले गलत तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन को तब्दील करने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन के अरकान को गैरानी तरीके से अपॉइंट करने की कोशिश की। सेनेट में आपको मालूम है जब ये इशू सारा उठा था सीक्रेसी वाला, उसके रेफरेंसेस भेजे, काजी फायदी साहब का रेफरेंस जिससे वो पीछे हट रहे हैं, वो उन्होंने उनके बिलाखिर उनके दस्तखत से वो इशू हुआ है। तो अगर वो वाकई समझते थे कि ये दुरुस्त नहीं है तो उन्हें इसको रोकना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने हमारी जो है जब हुकूमत तब्दील हुई उसके बाद दर्जनों दफा उन्होंने हमारी लेजिस्लेशन रोकी, गवर्नर पंजाब की अपॉइंटमेंट रोकी। सदर अलवी का जो कॉन्डक्ट है वो तो इस तरफ इशारा नहीं करता कि कोई उनके साथ या मुलाकात की जाए या गुफ्तगू की जाए। और वैसे भी अब आपको मालूम है कि 9 सितंबर के बाद से वो अबूरी सदर हैं। जैसे ही पार्लियामान इंशाअल्लाह वजूद में आ जाएगी तो वो नए सदर का इंतखाब हो जाएगा। यानी आपकी तरफ से मियां नवाज शरीफ की तरफ से कोई मुलाकात नहीं की जाएगी। तो ये बता दें सर कि नवाज शरीफ साहब जब से वापस आए हैं उन्होंने लाहौर का जलसा भी कर लिया, उसके बाद 1 हफ्ता गुजर चुका है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब वो अदालतों में पेश होते हैं तो मीडिया टॉक जानबूझ के अवॉइड की जाती है। इसमें एक तासुर ये भी है जो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप अपने पार्टी कायद के साथ इज़हार यकजहती से ज़्यादा इसलिए पहुंची होती है कि मियां नवाज शरीफ प्रेस टॉक कर ही ना दें। तो ऐसा क्या डर है, क्या खौफ है कि मियां नवाज शरीफ को मीडिया टॉक करने से जो है वो उन्हें रोका जा रहा है या उससे दूर किया जा रहा है? नहीं, वो जरूर अगले हफ्ते से बात करेंगे, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि जो उनके कानूनी रुकावटें हाइल हैं उनके रास्ते में उनको यकसुई से दूर करके वो फिर एक बाकायदा तौर पे पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज करेंगे।
और अगले हफ्ते से वो मुशावरत का आगाज तो कर रहे हैं, पार्टी लीडरान के साथ बाकायदा तौर पे मीटिंग्स करेंगे। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं, सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि यकसुई से अपने जो कानूनी मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और मीडिया से भी वक्तन फवक्तन बात करेंगे। सर, फैजाबाद धरना केस में निगरान हुकूमत ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये बताएं सर कि नून लीग को तो आपको तो ज़ाहिर उन सारे किरदारों का पता है कि जिनके नाम आपने पहले लिए फिर उस बाद में खामोश हो गए, तो क्या नून लीग अब उन किरदारों के खुलकर नाम लेगी? जी, अगर कानूनी अमल हो रहा है और एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हो रहा है, तो अगर हमें बुलाकर पूछा जाएगा तो आपको मालूम है उस वक्त मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत थी और वजीर आजम और वजीर दाखिला जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट थे या वजीर कानून थे, अगर वो आकर जो उनके नॉलेज में होगा वो खुलकर बताएंगे। सर, मैं गैर सियासी स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ जिनके नाम आप माजी करीब में बड़ी शद्दोमत के साथ लिया करते थे। जी, तो अगर मुस्लिम लीग नून के पास एविडेंस होगी तो वो जरूर पेश करेंगे। एक ये भी आपके नाजरीन के लिए अर्ज करना जरूरी है कि हम सब जो बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, अदालत में तो बाकायदा तौर पे इस बात का भी तयन होना है कि भी किस शख्स के किस अमल से पाकिस्तान का कोई कानून जो है वो तोड़ा है और उस कानून में उस कानून को तोड़ने की क्या सजा है। ये सारी डिटर्मिनेशन जो है होगी, लेकिन अगर एक शफाफ इंक्वायरी जिस तरह हमें ये तवक्को है कि हो रही है तो उसमें सब लोग खुलकर बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि एक तनकीद ये भी है मुस्लिम लीग नून के ऊपर होती है कि ये एक फैमिली जो है पॉलिटिक्स से बाहर निकलती नहीं अपने ख़ानदान से। अब पहले मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और नीचे हमजा शहबाज वज़ीर आला। अब खबरें ये आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं या शहबाज शरीफ बनते हैं, नीचे मरीम नवाज साहिबा के वज़ीर आला पंजाब बनने की खबरें जो है वो चल रही हैं। आपकी पार्टी के मोहम्मद ज़ुबैर साहब कंफर्म कर रहे हैं कि पंजाब की अगली वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा होंगी। क्या पार्टी के अंदर ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है या ऐसा कोई फैसला हो चुका है? जी, अभी तक तो पार्टी में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। आने वाले दिनों में जब इंशाल्लाह ये मियां नवाज शरीफ अपनी मीटिंग शुरू करेंगे तो उसमें एक सबसे पहले एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, एक इलेक्शन के लिए टीम बनेगी, एक ऑलरेडी वैसे कुछ लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन बाकायदा एक जो मंशूर के लिए कमेटी बनेगी। ये सारी कमेटियां जो हैं ये मिलकर ही इसका फैसला करेंगी कि पंजाब में अगर अल्लाह ताला और अवाम की हमायत हमें हासिल होती है तो कौन वजीर आला बनेगा। लेकिन इस वक्त तो ये बहुत कबल अज़ वक्त है जी, तो अभी पार्टी में बहुत सीरियस डिस्कशन होनी है। पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उन सब ने मिलकर इस पर बात करनी कि क्या ये एक बेहतर फैसला है, क्या मियां नवाज शरीफ की जो वजारत उज़्मा है वो ज्यादा हमारे लिए अहम है। ये बहुत सारी बातें हैं जिनका एक वजन करके ही आगे बढ़ा जाए। आपकी बात से तो सर मुझे ये लग रहा है कि डिस्कशन कुछ इस तरह की हो रही है कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बने तो फिर मरीम नवाज पंजाब की वज़ीर आला की उम्मीदवार होंगी, ऐसा ही है सर? ये सब जो है ये सब बातें इनको देखा जाएगा और पार्टी का जो एक तो अभी फौरी तौर पर जो चैलेंज दरपेश है इंशाल्लाह इंतखाबात को जीतने का और कौमी असेंबली में एक अक्सरियत हासिल करने का, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने आगे चलना है। इंशाल्लाह 2028 या 29 का इंतखाब भी आना है हमारे सामने, तो लिहाजा उन सब की तैयारी जो है ये सब चीजें उसको सामने रख। सर, इंतखाबात से मुतालिक 28 जनवरी की तारीख मुमकिन तौर पर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन भी इशारे दे चुका है कि 28 जनवरी को मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं। तो अब कोई मजीद डिले तो इलेक्शन के अंदर नहीं होगा, फरवरी या मार्च तक इंतखाबात हो जाए। आपकी पार्टी की तैयारी भी पूरी है सर 28 जनवरी के वाले से? जी, इस पर भी पार्टी बात करेगी, लेकिन हल्का बंदियों के बाद जो 54 दिन की कानूनी एक रिक्वायरमेंट है वो 23 जनवरी को पूरी हो रही है। 23 जनवरी के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है जिस वक्त भी इलेक्शन कॉल करें। ये बात मियां नवाज शरीफ ने अभी दुबई एयरपोर्ट पर भी की है कि इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख देनी है, तो वो जो तारीख दे देंगे उसके मुताबिक हम तो पहली तैयारी हमने शुरू की हुई है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम इंतखाब लड़ेंगे। सर, ये बताएं कि आज जैसे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकाज कर दिया है, उनको हटाए जाने के वाले से एक रेफरेंस था, क्या आप समझते हैं कि ये एक बेहतर फैसला है? क्योंकि जस्टिस एजाजुल हसन ने इसकी मुखालफत की है, इस पर भी जजों में एक तफरीक नजर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के अंदर, तो क्या ये बेहतर फैसला है? आप इसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो अदलिया के जो अंदरूनी मामलात है उस पर नहीं राय दूंगा, लेकिन अगर आपकी पार्टी माजी में तो बड़ी खुल के देती है राय। अपने दौर में अदलिया के अंदर भी एक सफाई का अमल होना चाहिए, तो वो अगर सफाई करना चाहते हैं और जिन पर कोई इल्जामात हैं तो बहुत अरसे से पेंडिंग है। आपके नाज़रीन को ये भी बता दें कि
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो आखिरी फैसला किया था वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का गलत और नाहक फैसला था। उसके बाद से तो कोई उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। तो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए जहां जहां कोई शिकायत है, और अगर शिकायत गलत है तो वो वाज़ेह तौर पे कहना चाहिए कि वो शिकायत गलत है, तो लिहाजा ये रेफरेंस जो है वो खत्म किया जाता है। ये जो बहुत देर से हर चीज को पेंडिंग रखा हुआ है, अगर इस पर भी काजी फायजीसा जो है अपनी एनर्जी इस्तेमाल करें और जो पेंडिंग दरखास्तें और शिकायतें हैं उनका एक बेलाग जो नतीजा है वो हमारे सामने आ जाए तो वो सबके लिए अच्छा होगा, सबसे ज्यादा अदलिया के लिए। सर वैसे अब तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई शिकवा नहीं है, जो कि नवाज शरीफ साहब की अपीलों का जो मामला है उस पर जिस तरह नैब का तर्ज अमल नजर आ रहा है वो कहीं भी मुखालफत नहीं कर रहा मियां साहब की, ना उनकी जमानत की बहाली के ऊपर मुखालफत कर रहा है, और कल हाईकोर्ट में भी नैब ने ये दिया है कि वो अपीलों की मुखालफत भी नहीं करेगा। तो ये वही नैब है बाय द वे जिससे जो कल बहुत बुरा था आज वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो गया है। नैब तो अच्छा या बुरा क्या है, नैब ऑलरेडी जो एवनफील्ड केस है उसमें तमाम अपनी जो आर्गुमेंट्स करके वो शिकस्त खा चुके हैं। अगर मैं आपको याद करा दूं, सितंबर 2018 में उस वक्त की जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला, उनकी सरबराही में जो डबल बेंच था, उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक 45 सफ़े का फैसला लिखकर जो एवनफील्ड का फैसला था उसको तो मुकम्मल तौर पे तकरीबन खत्म ही कर दिया, और उसी वजह से फिर बाद में मरीम नवाज साहबा उसी केस में बरी हुई। तो लिहाजा वो केस तो तकरीबन खत्म ही हो चुका है। सिर्फ अब जब अल अजीजिया केस आएगा और जिसमें फिर नैब की अदालत के जो जज थे मरहूम अरशद मलिक, उनका मिसकॉन्डक्ट जिसकी बुनियाद पर उन्हें फिर अदलिया से निकाल भी दिया गया, जब वो सामने आएगा तो फिर वो केस भी खत्म। तो नैब के पास तो अभी तक, और ये सवाल आपने कहा ना जी कि नैब कोई नरमी कर रहा है, कल जस्टिस साहिबान, क्योंकि मैं अदालत में मौजूद था, उन्होंने बारहा पूछा कि अभी भी अगर आपके पास कोई ऐसी शवाहिद और सबूत हैं जो मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक इन कारोबार से या प्रॉपर्टी साबित करें। तो ये सवाल जब सितंबर 2018 में पूछा गया था नैब से, तब भी उनका जवाब ना था और कल भी उनका जवाब ना था। यार साहब नैब का जवाब तो अब नाम ही होना है। ये बताइए साहब मुझे कि इलेक्शन से पहले कोई कौमी मुफाहमत की कोई फिजा बन रही है, जिस तरह नवाज शरीफ ने जलसे में इशारा भी दिया था मुलाकातों के वाले से, राब्तों के वाले से, मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें हो रही है, मियां साहब के साथ उनका रब्ता भी गालिबन हुआ है, सरदारी साहब के साथ भी उनका रब्ता हुआ, उनकी पीटीआई के वक्त से भी कल एक मुलाकात हुई है। क्या ये इलेक्शन से पहले कोई कौमी मुफाहमत का आगाज, और मियां साहब भी इसमें अपना हिस्सा डालने वाले बहुत जल्द मुलाकातें करके? जी पहले तो मैं तो समझता हूँ कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी में ये मुफाहमत नहीं हो सकती। तो पार्लियामान की मौजूदगी जरूरी है। अगर मुख्तलिफ जमातें आपस में मिल रही हैं और इस बात पर फोकस्ड हैं कि जो 2024 के इंतखाबात हैं वो हकीकी मानों में साफ और शफाफ होने चाहिए, और उसका क्या तरीका होगा, सियासी जमातें उसमें इलेक्शन कमीशन को क्या सपोर्ट कर सकती हैं, तो ज्यादा फोकस इस वक्त इस बात पर है कि इलेक्शन का जो अमल है उसका तकद्दुस जो है उसे बहाल किया जाए। तो जो वसी तर कौमी मफाहमत है वो तो पार्लियामान के वजूद में आने के सर मैं इलेक्शन से पहले की मुफाहमत की बात करूं कि इलेक्शन से पहले एक बेहतर सियासी माहौल बने, बेहतर इंतखाबी माहौल बने, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को स्पेस दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा शदीद शिकवा कर रही है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जबकि नून लीग की सहूलतकारी हो रही है। देखिए मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को इस सदी में होने वाले 4 इलेक्शन जो हैं 2, 8, 13 और 18, 4 में से 3 में बजोरे ताकत नाहक तरीके से बाहर रखा गया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मियां नवाज शरीफ को चाहिए, जिनसे 3 इलेक्शन छीने गए। वो अगर पाकिस्तान की सियासत में अब उनका जो हक है वो बहाल हो रहा है, उस जो नाइंसाफी हुई है उसका अजाला हो रहा है। पीटीआई ने तो देखे किसी के कहने पे कहेंगे ना कि कोई दूसरी जमातों ने साजिश की थी कि 9 मई को उन्होंने जना हाउस में आग लगा दी, तो ये तो दुरुस्त नहीं होगा। ये उनके अपने गुनाह हैं कि वो रियासत पर हमलावर हुए। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई, उन्होंने 150 जानवरों को आग लगाई, उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई, उन्होंने बेशुमार जगहों पे जो शोहदा की जो मुजस्समे थे यादगारें उनकी बेहरमती की। ये वो चीज है जो उनके सामने आ रही है। आज भी वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने से कोई चीज नहीं, कोई कानून नहीं रोक। मियां नवाज शरीफ का राइट है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, बल्कि हर सियासी एंटिटी का, हर सियासी जमात के रहनुमा का राइट है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिले,
लेकिन उसकी मुखालिफ सियासी जमात को दीवार के साथ लगाकर कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जानी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, जहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आज जो परफॉर्मेंस रही, पर्टिकुलरली हम बैटिंग की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। बॉलिंग में तो पाकिस्तान ने अच्छा कम बैक किया, लेकिन मैच जो है वो अभी भी पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर है। इस वर्ल्ड कप में अगर खुदा ना पाकिस्तान आज का मैच हार जाता है, खुदा ना हादसा की बात मैं कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के चांसेस क्या होंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र जारी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। चूँकि ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ़गानिस्तान से पे दर पे मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है और आगे बढ़ने के चांसेस जो हैं वो लिमिटेड हो चुके हैं। पहले आज का मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह की बैटिंग आज फिर ग्रीन शर्ट्स ने की है उस पर हर कोई जो क्रिकेट शायकीन है पाकिस्तान के अंदर वो बड़े गुस्से में है कि भाई इस तरह की बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर इस तरह की बैटिंग नहीं होनी चाहिए थी। टोटल पाकिस्तान 46 सारी 4 ओवर में पूरी टीम ढेर होगी, 270 रन बना के एक आसान टारगेट दिया जनूबी अफ्रीका को। ये अलग बात है कि हमारे बॉलर्स ने कम बैक एक अच्छा किया है और अब तक साउथ अफ्रीका के 214 रन पर 5 खिलाड़ी आउट कर लिए, लेकिन एडम मार्करम पिच के ऊपर खड़े हैं और उनके होते हुए ये मैच फिलहाल पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उनकी विकेट दिए जाने की सूरत में पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। ओवरऑल आज की बैटिंग कैसी रही पाकिस्तान की और टूर्नामेंट में पाकिस्तान आगे जाने के चांसेस कितने हैं, बात करेंगे साबिक चीफ सिलेक्टर और टेस्ट सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब से। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो शुरू करते हैं बैटिंग से। आज की जो बैटिंग थी पाकिस्तान की, सर क्या कहेंगे इस ट्रैक के ऊपर 270 40 यारिया 4 ओवरों में ऑल आउट, इस बैटिंग पे क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए बैटिंग में तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि 40 से 50 रन हमने कम बनाए हैं, क्योंकि ये 300 प्लस का पिच तो नजर आ रहा था। तो वरी की बात थी कि ऑब्वियसली फिर हम 50 ओवर्स खेलने में कामयाब नहीं हुए हैं। टॉप ऑर्डर की हमारी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आई। आज एक जो चीज़ थोड़ी सी बेहतर हुई कि बहुत से बैट्समैनों को स्टार्ट मिले, लेकिन कोई भी 60 से ऊपर का वो अपना वो नहीं कर सके, रन नहीं स्कोर कर सके। तो जब भी आपने कोई बड़ा स्कोर करना होता है, इतने बैट्समैनों को जब स्टार्ट्स मिल रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं जी इनमें से कोई बड़ा 100 करेगा, कोई 80-90 रन की कोई इनिंग्स खेलेगा। तो उस चीज़ की कमी नजर आई और वही एंड में हमें कॉज किया कि हम वो बड़ा टारगेट नहीं बना सके। पिच को देखते हुए डेफिनेटली आई वुड से कि ये 325-320 का पिच तो मिनिमम था और अगर बहुत अच्छी बैटिंग करते, कोई एक लंबी इनिंग्स खेल जाता तो ये 350 की बात जा सकती थी। तो आई थिंक रन तो शॉर्ट हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो एक रिकॉर्ड है चेजिंग में, दे आर नॉट कंफर्टेबल। सारे मैचेस वो पहले बैटिंग करते हुए जीते थे, तो एक उम्मीद तो थी कि पाकिस्तान एक फाइट पुट अप करेगा और पाकिस्तान शायद ये मैच जीत जाएगा। अभी भी मैच खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन विकेट लेना जरूरी है यहाँ पे। ये बताएं कि जब बात करते हैं पाकिस्तान की इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है इमामुल हक की, वो बड़ी जो है उस पर क्रिटिसिज्म रहा है कि वो एक ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सके जो मैच विनिंग इनिंग्स जैसे कहा जाए। आज के मैच में बड़ा मैच था, आज पाकिस्तान को एक बड़ा स्कोर करना चाहिए था, वो फिर अपनी विकेट गंवा बैठे जल्दी। बाबर आजम जो कप्तान हैं वो उनका मसला अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों इतना ज़्यादा मोहतात होकर खेल रहे हैं। शायद जो पर्सनल जो क्रिटिसिज्म उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बीइंग कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो 50 रन करके आगे बढ़ नहीं पाते। पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने ऐसे ही किया था, अफगानिस्तान वाले में भी 93 गेंदें खेल के 72 स्कोर बनाए। आज भी उन्होंने तकरीबन 65 गेंदें खेल के 50 रन बनाए और अपनी विकेट गंवा बैठे। और बाकी भी हम अगर बात करें, इफ्तिखार अहमद को बहुत जल्दी ले आना ऊपर, उनको नीचे लाया जा सकता था जब विकेटें गिर रही थी, वो भी एक बैड डिसीजन था मेरे ख्याल से। देखें, जब बैटिंग की हम टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो ये तो हम एशिया कप से एक वो चीज आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं कि हमें अपना इंटेंट बेहतर करना होगा। इट्स नॉट अबाउट द रन्स, आप वो बनाते कैसे हैं वो ज्यादा चीज मैटर करती है। तो वो इंटेंट हमें मिसिंग नजर आया थ्रू आउट। हमें इमाम की जाने से भी जब रन्स किए भी उन्होंने तो रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा तेज खेलने की थी, लेकिन वो रन बॉल वो खेली है। उसके बाद अब्दुल्ला भी स्टार्ट उनको अच्छा मिलता है, लेकिन एंड पे जाके उनका जब स्ट्राइक रेट आप देखते हैं तो वो रिक्वायर्ड से फिर नीचे आपको नजर आता है। बाबर भी उसी तरह कोई फ्लुएंट
नहीं खेल सके हैं। तो आई थिंक ये टॉप ऑर्डर का इशू तो काफी अर्से से चल रहा है, एशिया कप से चल रहा है, और हम बार बार हर मैच में यही बात करते थे कि यार आउट तो चले, अब वैसे ही बंदा हो जाता है। आज भी आउट हुए लेकिन वो इंटेंट हमें नजर नहीं आया। अब वो दूसरी तरफ हम देखते हैं साउथ अफ्रीका को, उनकी विकेटें भी गिरी लेकिन उन्होंने फिर भी अपना इंटेंट पॉजिटिव ही रखा है और पावर प्ले में या पहले 14 ओवर में 100 रन उन्होंने अपने बना लिए थे। तो आई थिंक आज के जो डिसीजन से देखिए आप चेंजेस करते हैं टाइम सिचुएशन के हिसाब से। वैसे नॉर्मली मैं इसको एक अच्छा डिसीजन कहता कि किसी और मैच के अंदर इफ्तिखार को प्रमोट किया जाता, ठीक है जी, क्योंकि वो लंबी इनिंग्स खेल सकता है। लेकिन जब आप जाते हैं मैचअप्स पे जाते हैं कि शम्सी को खिलाने का जो साउथ अफ्रीका का आज मकसद ही था कि 2 विकेटें, उनको पता था ये 2 बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद, तो उन्होंने दोनों ही आगे इफ्तिखार को उस टाइम पे भेजना जब शम्सी बॉलिंग कर रहे थे, दैट वाज नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। वहां पे आप शादाब को भेज देते या इवन नवाज को भेज देते और आखिर में 12-15 ओवर के लिए इफ्तिखार होते तो भी डेफिनेटली 350-350 रन आपके बन सकते थे। तो टेक्निकली इट वाजंट अ ग्रेट मूव, इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था। अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 89 गेंदों पे 50-51 रन रह गए हैं, तो उसमें भी अगर वही शॉर्टेज हमारी 40-50 रन की आ रही है, अगर हम पूरे ओवर्स भी खेल लेते, कम से कम 30-35 रन भी हमारे एक्स्ट्रा आ जाते, तो मैच एक फाइटिंग टोटल हमारा बन सकता था। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैनों की होती है हमेशा। आई नो कि फिर वो लोग शुरू हो जाएंगे जी कि हारिस भी 2 बॉलें और खेल लेता या शाहीन को सर्वाइव करना चाहिए था। ये काम आपके टॉप जो बैट्समैन टॉप 6 बैट्समैन, और जब भी आपकी बड़ा टारगेट देखते हैं उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द रन आते हैं वो आपकी टॉप 6 बैट्समैन या 7वां ऑलराउंडर है तो उसकी जानिब से आते हैं। तो बॉलर्स को ब्लेम दे देना जी पूरे ओवर्स उन्होंने नहीं खेले, उनका काम नहीं है, उनका काम बॉलिंग करना है। बैट्समैनों का काम है कि आपने 50 ओवर खेलने हैं। जब भी आपका टॉप ऑर्डर या जितने भी बैट्समैन आपके 6 वो खेलेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर ये आएगी बैट्समैनों के ऊपर, और अगर ये रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता है तो फिर वो आप देखेंगे सबको स्टार्ट्स मिले हैं अच्छे, मतलब 30-30, 40-40, 50 करके आउट होना, फिर वो टीम के साथ भी जाती है। और फिर आप जब स्लो खेलते हैं तो वो फिर बाकियों के लिए आप मुसीबत खड़ी कर देते हैं जी, आपने अब रन बॉल 50 कर दिया है या 70 बॉलों पे 50 कर दिया है, दैट मींस कि आने वाले बैट्समैन पे आपने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल लिया है कि उसको आते ही तेज खेलना होगा। तो गलती हम शुरू से कर रहे हैं कि शुरू में हम बहुत स्लो खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉलर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो आई थिंक वो अपनी विकेट की जो कीमत है ना हमने बहुत ज्यादा रखी हुई है, और सम टाइम उसकी कीमत जो है वो टीम की कीमत से ज्यादा मुझे लगती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा मुझे वसीम भाई ये बताएं कि खुदा न खास्ता अभी तो मैच बाकी है, पाकिस्तान कम बैक कर सकता है मैच के अंदर, लेकिन खुदा न खास्ता अगर मैच हार जाते हैं आज का, तो फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफ़र जो है क्या फिर आगे जाने के चांसेस बिल्कुल विंडो बंद हो जाएगी? नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान का तो एक ही सूरत है कि पाकिस्तान अपने रिमेनिंग सारे मैचेस जीते, तो एक मैच भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आज मैच नहीं जीता पाकिस्तान, अल्लाह करे हमारी दुआएं जीते यहाँ पे, क्योंकि 2 विकेट ले कोई बॉलर आके तो मैच में वापस आ सकते हैं। अभी इतने रन हैं कि आप मैच जीत सकते हैं, लेकिन अगर मैच नहीं जीते तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर तो खत्म हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए अब यह है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है कि आपने अगले जितने रिमेनिंग मैचेस हैं वो सारे के सारे आपने जीते हैं, तब जाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन 4 मैचेस आप जीतेंगे रिमेनिंग, तो फिर 8 पॉइंट के साथ 4 आपके पहले हैं, तो 12 पॉइंट्स के ऊपर आपका चांस बनता है सेमीफाइनल की क्वालिफाई करना। इससे कम पे नहीं। और 12 पॉइंट्स के साथ भी शायद कोई रन रेट का भी होगा अमल दखल। हाँ वो डिपेंड करता है बाकी रिजल्ट्स के ऊपर, लेकिन मोर देन एनफ चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है 4 मैचेस जीतेंगे। पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए अगले 4 के 4 मैचेस जीतना होंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, और 4 के 4 मैचेस जीतने के साथ पाकिस्तान को अच्छा रन रेट भी मेंटेन करना होगा। आज का मैच जो है ये पाकिस्तान के लिए एक टफ मैच है। इस मैच में पाकिस्तान को अगर कामयाबी हासिल होती है तो आगे पाकिस्तान के मैचेस जो हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तान का मैच है, न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच है, और इसके अलावा आखिरी मैच पाकिस्तान खेलेगा इंग्लैंड की टीम के खिलाफ। इंग्लैंड की टीम जिस तरह से पिछले 2 मैचेस हारी है वो काफ़ी दबाव में दिख रही है, और एक अच्छा कम्बिनेशन भी नहीं बना हुआ। पाकिस्तान उस पर कैपिटलाइज कर सकता है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को न्यूजीलैंड वाला एक बड़ा एक मैच है वो पाकिस्तान को जीतना है, फिर बांग्लादेश वाला मैच, और आज का मैच सबसे इंपॉर्टेंटली आज का मैच जीतेंगे तो आगे का रास्ता हमवार होगा, आगे जाने के लिए एक सूरत हाल बनेगी। अगर आज ही खुदा न खास्ता आ जाते हैं तो पाकिस्तान का सफ़र इस वर्ल्ड कप में इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।